जब भी हम किसी गार्डन को विजिट करते हैं वहां पर हम देखते हैं वैरायटी ऑफ प्लांट्स वेयर वी सी सम ऑफ द फ्लावर्स ब्लूमिंग अराउंड। ऑल्सो स्टूडेंट्स वहां पर हम देखते हैं कुछ स्क्विरल्स को, बटरफ्लाइज को एंड बर्ड्स को। तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि व्हाट कीप्स देम अलाइव? वेल स्टूडेंट्स, लाइफ कभी शोर से नहीं चलती है, लाइफ चलती है हमारे अंदर के साइलेंट सिस्टम्स की मदद से। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हमारी बॉडी में होने वाले 4 इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस के बारे में। जब भी हम फूड को कंज्यूम करते हैं, एक बाइट लेते हैं, तो वो वहाँ पर फूड नहीं होता, वो एक रॉ पावर है जो कि हमारी बॉडी के कॉम्प्लेक्स सिस्टम के अंदर एंटर कर रही है। प्लांट्स हो या फिर ह्यूमंस, इन दोनों के अंदर ही ये वो फर्स्ट स्पार्क क्रिएट करता है विच स्विचेस द लाइफ ऑन। इसके बाद में हम अगले प्रोसेस की बात करें तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर जो फूड है वो कन्वर्ट होता है टू प्रोड्यूस द एनर्जी। ये बिल्कुल उसी तरीके से है कि हर सेल के अंदर एक साइलेंट इग्निशन ऑन हो गया हो। इसके बाद में नेक्स्ट प्रोसेस को अगर हम कंपेयर करें तो आप इमेजिन करिए थाउजेंड्स ऑफ रनवेज और हाईवेज वेयर द ब्लड इज रशिंग अराउंड डिलीवरिंग ऑक्सीजन एंड द न्यूट्रिएंट्स एट परफेक्ट टाइमिंग एंड द परफेक्ट प्लेसेस। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि एक सिटी हो विच नेवर स्लीप्स अराउंड। लास्टली हम उस प्रोसेस की बात कर रहे हैं जहां पर हमारी बॉडी के अंदर जनरेट होने वाला नाइट्रोजनस वेस्ट बॉडी से बाहर चला जाएगा, क्योंकि हमें पता है अ क्लीन इंजन वुड रन लॉन्गर। गार्डन से निकलकर आ जाइए अब सीधे हमारे क्लासरूम में, जहां पर हम इन लाइफ प्रोसेसेस को डिस्कस करने वाले हैं इन डिटेल। अब स्टूडेंट्स लाइफ प्रोसेस को डिफाइन करते हैं एज द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन अर्थ। लाइफ प्रोसेसेस में हम डिस्कस करेंगे अबाउट न्यूट्रिशन, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड लास्टली अबाउट एक्सक्रीशन प्रोसेस। सबसे पहले बात करते हैं रिगार्डिंग न्यूट्रिशन। सो स्टूडेंट्स, न्यूट्रिशन को हम डिफाइन करते हैं एज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। न्यूट्रिशन के 2 मोड्स होते हैं, जहां पर फर्स्ट मोड होता है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स ओन फूड यूजिंग द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन नेचर। हीटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जहां पर ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करता है फॉर देयर फूड। ओके, जैसे कि यहां पर ये जो बॉय है, he is eating the plant products। उसके बाद में स्टूडेंट्स हम बात करेंगे इन डिटेल अबाउट द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि प्लांट्स जो हैं वो ये परफॉर्म करते हैं, तो जिस प्रोसेस से प्लांट्स ये परफॉर्म करते हैं उस प्रोसेस को कहा जाता है बाय द नेम ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो वी डिफाइन फोटोसिंथेसिस एज द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट इज ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ओके स्टूडेंट्स, अब ये जो फोटोसिंथेसिस है इसके मैकेनिज्म के 3 स्टेप्स हमें एनसीईआरटी में गिवन है, जिसमें जो सबसे फर्स्ट स्टेप है वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द प्लांट। ओके, सो स्टूडेंट्स हमें पता है प्लांट के अंदर जो लीफ है वो एक्ट करती है एज द किचन ऑफ द प्लांट। लीफ के अंदर जो सेल्स होते हैं उनमें स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनल होता है दैट इज द क्लोरोप्लास्ट विच एक्ट्स एज द किचन ऑफ द सेल, और इस क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट दैट इज गोइंग टू बी क्लोरोफिल, जो कि ट्रैप करता है इसी सनलाइट को। ओके, सो यहां पर सनलाइट ट्रैप हो गई। अब इसके बाद में सेकेंड स्टेप क्या होगा, जो लाइट एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगी इनटू केमिकल एनर्जी। ऑल्सो स्टूडेंट्स वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग होगी इनटू ऑक्सीजन एट द ग्रैनम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। ओके, उसके बाद में थर्ड स्टेप में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल जो है वो रिड्यूस हो जाएगा टू फॉर्म द शुगर दैट इज ग्लूकोज ओवर हियर इन द मैट्रिक्स और स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, और फिर ये ग्लूकोज फर्दर जाकर स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज है जिस पे आपको ध्यान देना है दैट इज द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये लर्न करनी है एज इट इज, लाइक इट इज 6CO2 plus 12H2O gives us C6H12O6 plus 6H2O plus 6O2 in the presence of sunlight एंड क्लोरोफिल। ओके स्टूडेंट्स, अब इसी के अंदर आपको बहुत अच्छे से क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ भी ड्रॉ करना आना चाहिए, बिकॉज दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और लीफ के अंदर जो मीजोफिल सेल्स होते हैं वहां पर सबसे ज्यादा क्लोरोप्लास्ट मिलने की वजह से वहां पर मोस्ट प्रोमिनेंटली फोटोसिंथेसिस अकर होता है। उसके बाद में स्टूडेंट्स हम बात करेंगे रिगार्डिंग द हीटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हीटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में फर्दर 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज गोइंग टू बी द सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जहां पर ऑर्गेनिज्म
ऑर्गेनिज्म जो है वो डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करेगा। सेकंड इज गोइंग टू बी द पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जहां पर ऑर्गेनिज्म किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे पैरासिटाइज करेगा, मतलब उसके प्रिपेयर्ड न्यूट्रिएंट्स को वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेगा। उसके बाद में नेक्स्ट आता है, थर्ड इज गोइंग टू बी द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जहां पर जो फूड है वो एक कैविटी के अंदर जाएगा और वहां पर उस फूड की प्रोसेसिंग होगी फर्दर। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद में हमें यहां पर डिटेल में डिस्कस करना है इसी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को, टेकिंग द एग्जांपल ऑफ अमीबा एंड ह्यूमंस। अमीबा की अगर हम बात करें तो इसकी जो बॉडी होती है उसका इरेगुलर शेप होता है। ओके, और यहां पर हम देख पा रहे हैं इसका फूड पार्टिकल एल्गे के फॉर्म में यहां पर प्रेजेंट है। ओके, सो ये अमीबा क्या करेगा, अपनी सेल मेम्ब्रेन को एक्सटेंड कर लेगा इन द फॉर्म ऑफ सूडोपोडिया, दैट इज अ टेम्परेरी स्ट्रक्चर। ओके, तो यहां पर जैसे ही सूडोपोडिया फॉर्म होगा, ये जो स्ट्रक्चर यहां पर फॉर्म होगा इसको हम बोलेंगे फूड कप, विच इज अगेन अ टेम्परेरी स्ट्रक्चर। ये फूड कप फर्दर डेवलप हो जाएगा इनटू द फूड वैक्यूल विच एक्ट्स एज टेम्परेरी स्टमक। ओके, इस फूड वैक्यूल के अंदर जो डाइजेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। यहां पर फूड पार्टिकल फर्दर ब्रेक डाउन हो जाएंगे इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेस, और जब डाइजेशन कंप्लीट होगा तो जो यूजफुल सब्सटेंसेस होंगे वो इस अमीबा की बॉडी में यहां पर फर्दर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, विच इज व्हाट वी कॉल एज एसिमिलेशन प्रोसेस। ओके, और फिर फर्दर जो वेस्ट है वो इजेस्ट आउट हो जाएगा बॉडी से, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल एज बाय द नेम ऑफ इजेशन प्रोसेस। और इस तरीके से न्यूट्रिशन इन अमीबा यहां पर कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं रिगार्डिंग द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है। अब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड हम जहां से इनटेक करते हैं वो होता है हमारा लिप एरिया, एंड इट इज इंक्लूडेड अंडर द माउथ। उसके बाद में आती है हमारी ओरल कैविटी, और ओरल कैविटी में आते हैं हमारे टीथ, जो कि फूड को फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं, च्यू करने में हमें मदद करते हैं। और फिर नेक्स्ट आती है हमारी टंग, जो कि फूड के फर्दर मूवमेंट में हेल्प करती है। थर्डली आते हैं हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स। इन सलाइवरी ग्लैंड से जो सिक्रीशन आता है दैट इज कॉल्ड एज सलाइवा। उस सलाइवा में प्रेजेंट होता है कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम, दैट इज गोइंग टू बी सलाइवरी अमाइलेज और टाइलिन। ये सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है, हमारे फूड में प्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट को दैट इज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च उसको डाइजेस्ट करता है इनटू माल्टोज एंड डेक्स्ट्रिन। अब फूड फर्दर मूव करता है थ्रू द कॉमन पैसेज दैट इज गोइंग टू बी फेरिंग्स, वहां से वो जाएगा टू द मस्क्यूलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जहां पर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन रिदमिक मैनर में होंगे, जिसको हम पेरिस्टाल्सिस कहेंगे। तो ईसोफेगस में कोई डाइजेशन यहां पर नहीं होता है, यहां पर सिर्फ फूड को ये फर्दर पुश करती है टुवर्ड्स द जे शेप्ड स्ट्रक्चर दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज द स्टमक। स्टमक की जो वॉल होती है उसमें प्रेजेंट होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो है वो सिक्रीट करते हैं म्यूकस को, HCl को और इनएक्टिव एंजाइम पेप्सिनोजन को। वहां पर जो म्यूकस है वो स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द एक्शन ऑफ HCl, जो कि बहुत एसिडिक होता है, और HCl जो है वो इनएक्टिव एंजाइम पेप्सिनोजन को एक्टिव करता है इनटू पेप्सिन। अब पेप्सिन क्या करेगा, पेप्सिन जो है वो प्रोटीन्स को फर्दर डाइजेस्ट करता है इनटू द पेप्टाइड्स। अब यहां पर प्रोटीन्स का डाइजेशन अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। उसके बाद में स्टूडेंट्स हम बात करेंगे रिगार्डिंग द लिवर, विच इज द रेडिश ब्राउन कलर्ड लार्जेस्ट ग्लैंड। लिवर बनाता है बाइल जूस को, वो बाइल जूस जाकर स्टोर होता है हमारे गॉल ब्लैडर के अंदर टेम्परेली। ओके, अब जब बाइल जूस रिलीज होता है तो वो जाएगा कहां पर, वो जाएगा हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, सो बाइल जूस जाकर वहां पर क्या करता है, बाइल जूस जाकर वहां पर फैट्स को इमल्सिफाई करता है, मतलब उनका फिजिकल ब्रेकडाउन करता है ताकि उस पे फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम काम कर सके, सरफेस एरिया को वो बढ़ा रहा है वहां पर। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद में हम बात करेंगे अबाउट द लीफ शेप्ड ग्लैंड दैट इज द पेनक्रियाज। तो पेनक्रियाज जो है ये भी फर्दर डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सिक्रीट करता है, जो कि हमारे डाइजेशन को और ईज अप करता है। इसके बाद में हम बात करते हैं हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो यहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन में कंट्रीब्यूट कर रही है, मतलब यहीं पर कंप्लीट डाइजेशन होता है। तो सबसे पहले तो बाइल जूस ने आकर इमल्सिफाई किया फैट्स को, उसके बाद में जो पेनक्रियाटिक जूस आ रहा था उसके एंजाइम्स क्या करेंगे, स्टार्च को पेनक्रियाटिक अमाइलेज कन्वर्ट कर देगा माल्टोज और डेक्स्ट्रिन में, प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करेगा ट्रिप्सिन एंजाइम, इमल्सिफाइड फैट्स को पेनक्रियाटिक लाइपेज कन्वर्ट करेगा ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, अभी भी यहाँ पर ये कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं हुए हैं, तो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल से भी कुछ एंजाइम्स यहाँ पर रिलीज होंगे जो कि फर्दर डाइजेशन को कंप्लीट कर देंगे। तो माल्टोज जो है वो ग्लूकोज में फाइनली कन्वर्ट हो गया, विच इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ओके, पेप्टाइड्स अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो गए, इमल्सिफाइड फैट्स
कोलेस्ट्रॉल और फैटी एसिड में कन्वर्ट हो गए। अब स्टूडेंट्स ये यहाँ पर फाइनली इनके स्मॉलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गए हैं, तो नाउ दे आर रेडी टू गेट एब्जॉर्ब्ड। इसके बाद में बात आती है हमारी लास्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम की, दैट इज गोइंग टू बी लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ से फूड जो अनडाइजेस्टेड है वो फर्दर मूव कर जाएगा। ओके, अब इसके बाद में बात करते हैं हम एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन प्रोसेस की। ओके, सो यहाँ पर क्या होगा, हम जूम इन करते हैं हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस विच आर कॉल्ड एज विलाई। विलाई में बहुत ही रिच सप्लाई ऑफ ब्लड होता है यहाँ पर, तो जो न्यूट्रिएंट्स है वो यहाँ पर एब्जॉर्ब होंगे और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू वो हमारी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और उस प्रोसेस को कहा जाएगा एसिमिलेशन। अब जो वेस्ट है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, वो इजेशन के थ्रू रिमूव हो जाएगा हमारी बॉडी से इन द फॉर्म ऑफ फीसेस। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट जो अब हमें यहाँ पर बात करनी है, इट इज अबाउट द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन को हम डिफाइन करते हैं एज द प्रोसेस बाय विच द फूड taken through nutrition gets oxidized to release energy for various activities। उसके बाद में जो रेस्पिरेशन है वो दो तरीके का होता है, बट उसको लर्न करने के लिए हमें यहाँ पर ये इक्वेशंस भी अच्छे से याद होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या होगा, जो ग्लूकोज है जो कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल है वो कन्वर्ट होगा इनटू द 3 कार्बन मॉलिक्यूल दैट इज गोइंग टू बी पायरुवेट। कहां पर होगा, ये साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में होगा और इस प्रोसेस को कहेंगे ग्लाइकोलाइसिस। दिस यू हैव टू रिमेंबर वेरी वेल। उसके बाद में ये जो पायरुवेट मॉलिक्यूल है स्टूडेंट्स, वो अलग अलग पाथवे फॉलो करेगा, either in the presence of oxygen or in the absence of oxygen or lack of oxygen। तो अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन कर रहा है तो फर्दर 2 पाथ होंगे। अगर यहाँ पर ऑक्सीजन टोटली एब्सेंट है तो ऐसा किसके केस में होगा, इस सेल के केस में होगा। प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी, 2 ATP वुड बी फॉर्म्ड। और फिर फर्दर अगर अपन बात करें लैक ऑफ ऑक्सीजन, जब हम विगरस एक्सरसाइज करते हैं या कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा यूज हो रही है, तो ये चीज़ हमारे मसल सेल में होता है और वहाँ पर जो प्रोडक्ट बनते हैं वो है लैक्टिक एसिड प्लस 2 ATP अगेन। ओके, अब अगर अपन बात करें रिगार्डिंग द एरोबिक रेस्पिरेशन, इसमें जो साइट होती है जहां पर ये रिएक्शन होगी वो कहां पर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा और ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है। अब यहां पर जो प्रोडक्ट्स बनते हैं विच आर एज फॉलोज, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, दैट इज अराउंड 38 ATPs वुड बी फॉर्म्ड ओवर हियर। इसके बाद में हमें बात करनी होगी रिगार्डिंग द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो है हमारे लंग्स। अब अगर हम एयर का पैसेज समझे तो हमारे पास में एक पेयर ऑफ नॉस्ट्रल्स प्रेजेंट होते हैं जहां से क्या एंटर करती है, एयर अंदर एंटर करती है, फिर वो फर्दर ट्रैवल करती है थ्रू द नेजल पैसेज जहां पर हेयर्स और म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डस्ट को और यहाँ पर फॉरेन मटेरियल को ट्रैप कर सकते हैं। उसके बाद में जो एयर है वो फर्दर कॉमन पैसेज से पास होती है, दैट इज फेरिंग्स। फर्दर जो एयर है वो जाएगी इनटू द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज द ट्रैकिया और द विंड पाइप। इस ट्रैकिया में प्रेजेंट होते हैं इनकम्प्लीटली कार्टिलेजिनस रिंग्स या फिर हम बोल सकते हैं सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स, जो कि इस ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाते हैं जब हम ज़्यादा फास्टर एक्सेल और इनहेल करते हैं तब। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद में ये जो ट्रैकिया है ये फर्दर ब्रांच होता है इनटू द ब्रोंकाई। ब्रोंकाई जो है वो प्लूरल है, ब्रोंकस जो है इसका सिंगुलर वर्ड होता है। ब्रोंकस, राइट ब्रोंकस और लेफ्ट ब्रोंकस दोनों ब्रांच होंगे इनटू द ब्रोंक्यूल्स और ब्रोंक्यूल्स में सबसे एंड में प्रेजेंट होगा फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर लंग्स दैट इज एल्व्यूलर सैक। एल्व्यूलर सैक ही वो जगह है जहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, क्योंकि एल्व्यूलर सैक दे आर आल्सो रिचली सप्लाइड विद ब्लड वाया द ब्लड वेसल्स। तो वहां पर ब्लड में प्रेजेंट जो आरबीसी होते हैं उसमें प्रेजेंट हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड करेगा और वो कैरी कर लेकर जाएगा टू द वेरियस सेल्स ताकि सेल्स उसको यूटिलाइज करें और फिर सेल्स क्या प्रोड्यूस करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड फिर से हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू हमारे बॉडी के थ्रू लंग्स में आकर और फर्दर हम उसको एक्सेल आउट कर देंगे। ओके, सो इसी के साथ हम समझते हैं अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में 2 स्टेप्स इन्वॉल्व है। फर्स्ट वन इज इनहेलेशन एंड सेकंड वन इज एक्सेलेशन। इनहेलेशन के दौरान हम एयर को अंदर लेते हैं तो हमारी जो रिब्स हैं वो अपवर्ड आउटवर्ड मूव करती है ताकि लंग्स की जो वहाँ पर कैविटी है वो इंक्रीज हो जाए टू अकोमोडेट द एयर, और जो डायफ्राम जो मस्क्यूलर शीट स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, वो इनवर्ड और डाउनवर्ड मूव कर जाएगा। इसके बाद में एक्सेलेशन में जो हमारी रिब्स है वो वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन को रीगेन कर लेगी। सिमिलरली डायफ्राम भी डोम शेप्ड हो जाएगा यहाँ पर। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद में हम बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स के अंदर कोई एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए उनका थ्रू आउट द बॉडी सरफेस एक्सचेंज ऑफ गैसेस पॉसिबल है। तो यहाँ पर अगर हम प्लांट्स के केस में देखें जनरल सरफेस ऑफ रूट के थ्रू होता है। नेक्स्ट इट इज गोइंग टू बी थ्रू द पोर्स विच आर प्रेजेंट ऑन द वुडी बार्क ऑफ द
the stem, that is lenticels. Lastly, through the microscopic apertures present on the leaf, which is called as stomata. अब इसके बाद में हम बात करेंगे रिगार्डिंग द ट्रांसपोर्टेशन इन ऑर्गेनिजम्स की। तो जो ऑर्गेनिजम्स है उनमें यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स को कोई ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म की जरूरत नहीं होती, उनमें सिंपली डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के थ्रू चीज़ें एक्सचेंज हो जाती है विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, और विद इन द सेल भी वो आराम से ट्रांसपोर्ट हो जाती है। बट मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें जैसे कि हम, तो हमारे अंदर रिक्वायर्ड होता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम टू कंडक्ट द ट्रांसपोर्ट। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम यहाँ पर बात करें तो उसमें आता है हमारा ब्लड में आता है प्लाज्मा विच ऑक्यूपाइज 50 to 55%, एंड जो ब्लड सेल्स होते हैं दे ऑक्यूपाई 40 to 45% ऑफ द सेम। अब ब्लड सेल्स में जो आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स होते हैं दे आर बाइकॉन्केव इन शेप एंड इन्यूक्लिएटेड, और इनमें प्रेजेंट होता है रेस्पिरेटरी पिगमेंट दैट इज हीमोग्लोबिन विच गिव्स रेड कलर टू द ब्लड एज वेल एज इट हेल्प्स इन कैरिंग द ऑक्सीजन एज वेल। ओके, उसके बाद में व्हाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो हमारे इम्यून सिस्टम को डेवलप करने में मदद करते हैं, इसी वजह से हम उसको सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी भी बोलते हैं। प्लेटलेट्स जो है वो हमें इंजरी के केस में ब्लड क्लॉटिंग में मदद करते हैं। इसके बाद में हम बात करें ब्लड वेसल्स की, तो ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, 3 तरीके की होंगी, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज। आर्टरी जो होती है उसकी थिक वॉल होती है, ल्यूमेन नैरो होता है यहाँ पर, और आर्टरी कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। वेन्स जो होती है इनकी वॉल थिन होती है, इनके अंदर जो ल्यूमेन होता है वो वाइड होता है, और इनमें एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है विच इज कॉल्ड एज वॉल्व्स, जो कि ब्लड को बैकफ्लो होने से रोकता है। और वेन्स कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। उसके बाद में जो कैपिलरीज होती है दे आर सिंपली वन सेल थिक, और यहीं पर एग्जैक्टली एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस कंडक्ट होता है। बात करते हैं हमारे पंपिंग ऑर्गन हार्ट की, तो स्टूडेंट्स जो हमारा हार्ट होता है उसमें 4 चेंबर्स होते हैं। अपर 2 चेंबर्स आर कॉल्ड एट्रियम, लोअर 2 चेंबर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल। राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व प्रेजेंट है दैट इज ट्राइकस्पिड वॉल्व। फिर राइट वेंट्रिकल और ये जो पल्मोनरी आर्टरी है इसके बीच में यहाँ पर जो वॉल्व प्रेजेंट है दैट इज द पल्मोनरी वॉल्व। उसके बाद में लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व प्रेजेंट होता है दैट इज द बाइकस्पिड और द मिट्रल वॉल्व, और लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच में यहाँ पर जो वॉल्व प्रेजेंट होता है दैट इज द एओर्टिक वॉल्व। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारा जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है वो कैसे बनता है, हमारी ब्लड कैपिलरीज में पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनके थ्रू ब्लड प्लाज्मा और WBC ऊज आउट हो जाता है, वही लिम्फ कहलाता है। वो लिम्फ चला जाता है हमारी लिम्फेटिक कैपिलरी में, लिम्फेटिक कैपिलरी से लिम्फेटिक वेसल में, और फिर फर्दर वो जाकर हमारे हार्ट की तरफ ही मूव कर जाता है। तो यहाँ पर सिर्फ एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है। अब इसके बाद में स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था अबाउट द ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट, जहाँ पर हमने समझा कि जो हमारी लार्जर वेन्स है दैट इज सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा, वो लेकर आ रही है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड दे आर पोरिंग इट इनटू द राइट एट्रियम। राइट एट्रियम से ब्लड जा रहा है इनटू द राइट वेंट्रिकल वाया द ट्राइकस्पिड वॉल्व। फिर राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो जाता है इनटू द पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी से फिर फर्दर ब्लड जाता है इनटू द लंग्स। लंग्स में प्रेजेंट होते हैं फंक्शनल यूनिट दैट इज द एल्वियोलाई। एल्वियोलाई में गैसेस एक्सचेंज कंडक्ट होता है, वहां से ब्लड को लेकर आती है पल्मोनरी वेन्स और वो पोर कर देती है इनटू द लेफ्ट एट्रियम ऑफ योर हार्ट। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जाता है इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है इनटू द एओर्टा, और एओर्टा से फर्दर ब्रांच होकर वो हमारी पूरी बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ द आर्टरीज। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो था ब्लड फ्लो। अब इसके बाद में हम अगर यहाँ पर बात करें तो जो ब्लड है वो हमारे हार्ट से 2 बार पास हो रहा है, तो हम इसको डबल सर्कुलेशन कहते हैं, क्योंकि वो एक सर्किट कंप्लीट करने के लिए 2 बार पास होता है। बट कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे फिशेस, उनके अंदर हार्ट से सिर्फ वो 1 बार ही पास होता है, और वो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पास होता है, तो उसको हम सिंगल सर्कुलेशन कहते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे रिगार्डिंग ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं और उसके लिए वो यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड उनको एटमॉस्फेयर से मिल रही है, वाटर कहाँ से आएगा? तो प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर है वो कैसे कंडक्ट होता है उसको हम यहाँ पर समझे। तो प्लांट्स में प्रेजेंट होता है वैस्कुलर टिश्यूज। वैस्कुलर टिश्यू में आता है जाइलम विच हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ओके स्टूडेंट्स, तो एक्चुअली में यहाँ पर क्या होगा, हमें पता है सॉइल के अंदर वाटर रिजर्वॉयर होता है, तो जो रूट हेयर्स है वो पहले तो मिनरल्स को ले लेती हैं और वहां पर एनर्जी को वो यूटिलाइज करते हैं। इसकी वजह से वाटर पोटेंशियल इस एरिया में कम हो जाता है, जिसकी वजह से ऑस्मोटिक विड्रॉल होता है वाटर का फ्रॉम द सॉइल इटसेल्फ। ओके, तो इसी प्रेशर को हम रूट प्रेशर कहते हैं। ये रूट प्रेशर छोटे प्लांट्स में, जैसे कि हम बात करें हर्ब्स और श्रब्स में, इनमें काम करता है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ओके,
तो वाटर एंड मिनरल्स यहाँ से रूट कॉर्टेक्स से होते हुए, एंडोडर्मिस से होते हुए जाइलम के थ्रू लीफ तक पहुंच जाता है। बट टॉल ट्रीज के अंदर और भी ज्यादा प्रेशर की जरूरत होती है और सक्शन की जरूरत होती है, तो वहां काम करता है ट्रांसपिरेशन पुल। ट्रांसपिरेशन पुल एक सक्शन क्रिएट करता है जिससे कि वाटर अपवर्ड मूव करता है। ये बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम स्ट्रॉ से कोई लिक्विड को ड्रिंक करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ट्रांसपिरेशन पुल प्लस द रूट प्रेशर, ये दोनों मिलकर क्या काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स में मदद करते हैं इन द टॉल ट्रीज। अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस की, तो उसमें दूसरा वैस्कुलर टिश्यू पार्टिसिपेट करता है एंड दैट इज गोइंग टू बी द फ्लोएम। फ्लोएम में जो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट होता है इट इज बाई डायरेक्शनल, क्योंकि लीफ फूड प्रिपेयर करती है, तो लीफ से फूड रूट में भी जाएगा फॉर स्टोरेज और अपर पार्ट्स में भी जाएगा सो दैट दे कैन यूटिलाइज इट फॉर ग्रोथ। ओके स्टूडेंट्स, तो अब अगर हम यहाँ पर ये जो फ्लोएम है इसकी बात करें, तो लीफ से जो फूड है वो लोड हो जाएगा इनटू द component of phloem that is companion cell by utilizing energy। वहां से फिर वो फर्दर मूव करेगा आगे, तो आगे जब वो मूव करेगा वहां पर वो ऑस्मोटिक विड्रॉल ऑफ वाटर करेगा, क्योंकि यहां पर भी एक ग्रेडियंट डेवलप हो गया है। अब यहां पर क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर हाई हो चुका है, तो इस हाई ऑस्मोटिक प्रेशर वाले रीजन से जो फूड है जो कि वाटर में डिजॉल्व हो चुका है वो कहां पर मूव करेगा, टू द एरिया वेयर देयर इज लो ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इस तरीके से ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड भी कंप्लीट हो जाता है और इस प्रोसेस को बोला जाता है as the process of translocation। ओके अब इसके बाद में हमें लास्ट लाइफ प्रोसेस की यहां पर बात करनी है। सो स्टूडेंट्स, इट इज गोइंग टू बी एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन को हम डिफाइन करते हैं एज द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हार्मफुल नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस, जबकि इजेशन होता है जहां पर अनडाइजेस्टेड फूड रिमूव होता है, तो दोनों अलग हैं। अब अगर हम बात करें ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की, तो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, इट इज अ पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूरेटर, नेक्स्ट अ यूरिनरी ब्लैडर एंड लास्टली इट्स अ यूरेथ्रा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं। अब हमारी किडनी में जो फंक्शनल यूनिट है दैट इज गोइंग टू बी द नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन के जो पार्ट्स हैं दे आर एज फॉलोज। इट कंटेन्स द डबल walled cup shaped structure Bowman's capsule in which the tuft of capillaries glomerulus is present, followed by it is the twisted tubule structure which is called as proximal convoluted tubule। उसके बाद में आता है loop of Henle जिसमें दो limbs present होती हैं, descending and ascending limbs parallelly arranged होती हैं, and lastly it is again a twisted structure that is the distal convoluted tubule। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर इससे एसोसिएटेड ब्लड वेसल्स भी हमें दिख रही हैं। ओके सो हमें यहाँ पर समझना होगा कि एग्जैक्टली यूरिन फॉर्मेशन होता कैसे, तो उसके लिए हमें फिजियोलॉजी यहाँ पर देखनी होगी। अगर हम फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन की यहाँ पर बात करें, तो जो हमारी रीनल आर्टरी है वो लेकर आएगी हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारी किडनीज तक, ताकि यहाँ पर प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो किडनीज हमारी प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड में मदद कर रही है, तो ब्लड जो यहाँ से आ रहा है वो यहाँ पर आकर छन जाएगा, बिल्कुल एक छलनी की तरह ये ग्लोमेरुलस यहाँ पर काम करेगा। तो उससे जो छना यहाँ पर उसको हम फिल्ट्रेट कहते हैं, और बाकी का जो ब्लड है जो प्यूरिफाई हो चुका है वो वापस से रिटर्न बैक हो जाएगा टू द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके स्टूडेंट्स, अब ये जो फिल्ट्रेट होगा इसमें ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सॉल्ट्स, वाटर, आयंस और यूरिया यहाँ पर प्रेजेंट होगा। तो जो ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स और कुछ आयंस है वो वापस रीएब्जॉर्ब हो जाएंगे इनटू दिस एसोसिएटेड ब्लड वेसल विद इट। ओके, और जो वेस्ट है जिसमें यूरिया, वाटर और कुछ आयंस होंगे वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा या फिर सिक्रीट आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रोसेस को अगर हम देखें इस तरीके से, यहाँ पर ब्लड आएगा, इट वुड गेट फिल्टर्ड, और यहाँ पर जब फिल्ट्रेट फॉर्म होगा उसको हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहेंगे। फिर यहाँ पर यूजफुल सब्सटेंसेस रीएब्जॉर्ब हो जाएंगे और वेस्ट फर्दर एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। इसके बाद में लास्ट जो हमें डिस्कस करना है, इट इज अबाउट द एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में कोई एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होता है, तो प्लांट्स एक्सक्रीट आउट कैसे करते हैं। यहाँ पर अगर हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स की बात करें तो प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन, ऑक्सीजन एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन। ओके, अदर वेस्ट भी प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं जैसे टैनिन्स, एसेंशियल ऑयल्स, लेटेक्स, गम्स एंड रेजिन्स। तो ये था एक क्विक रिकैप ऑफ द चैप्टर दैट इज लाइफ प्रोसेस। नाउ students, I request you to pause the video and solve these questions which are from the sample question paper. Okay? अब यहाँ पर आपको ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पर प्रॉपरली सॉल्व करने हैं और फिर हम इन्हीं का सोल्यूशन लेकर आएंगे आपके लिए अपकमिंग सेशंस के अंदर। सो थैंक यू।